द अपोथेकेरी डायरीज सीजन 1 एपिसोड 1। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम माओ माओ होता है और वो अपने गार्डन के अंदर कुछ काम कर रही होती है। तभी उसके पिता उसे अंदर बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं कि क्या तुमने उन दवाइयों को डिलीवर कर दिया। जिसके बाद माओ माओ कहती है कि मैं उन्हें ही डिलीवर करने जा रही हूँ। तब उसके पिता कहते हैं कि ध्यान से जाना क्योंकि आजकल किडनैपिंग की वारदात बढ़ गई है। जिसके बाद माओ माओ अपने घर से निकलती है और फिर हमें इंपीरियल चाइना का एक बाजार देखने के लिए मिलता है। अब हमें एक रेड लाइट एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और वो एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। जहाँ पर हमें बहुत सारी लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि खूबसूरत थी और वो तैयार हो रही होती हैं क्योंकि वो इसी काम से पैसे कमाया करती थी। अब माओ माओ भी वहां पर पहुंच जाती है क्योंकि वो वहां पर दवाई डिलीवर करने के लिए आई थी और फिर वो अपने हाथ पर कुछ दवाई लगा रही होती है क्योंकि उसके हाथ पर चोट लग गई थी। तब हम वहां पर उस रेड लाइट एरिया की हेड को देखते हैं जो कि माओ माओ से कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पर काम दे सकती हूँ। माओ माओ उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और वो वहां से भाग जाती है। जिसके बाद वो घर की तरफ जा रही होती है लेकिन रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा गार्डन दिखता है जिसके अंदर बहुत सारे मेडिसिन प्लांट उग रहे होते हैं और वो उन्हें देखकर खुश हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो कि उसे किडनैप कर लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग की एम्पायर दिखाई जाती है जहाँ पर हम एक रानी को देखते हैं जो कि किंग के बच्चे को जन्म दे रही होती है और उस क्वीन का नाम लुहिया होता है जहाँ पर वो एक लड़के को जन्म देती है। अब हम देखते हैं कि एक सर्वेंट दूसरी रानी के पास जाती है और वो उससे कहती है कि प्रिंस बहुत सेहतमंद पैदा हुए हैं। अब हम माओ माओ को देखते हैं जो कि उसी महल के अंदर होती है और वो बताती है कि उसे 3 महीने पहले यहाँ पर किडनैप करके लाया गया था और अब वो यहाँ पर नौकरानी का काम करती है। जिसके बाद वो बताती है कि राजाओं का ये वो हरम है जहाँ पर औरतें उनके बच्चों को जन्म देती हैं और यहाँ पर किसी भी मर्द का आना मना है। और वो बताती है कि यहाँ पर 2000 मिस्ट्रेस नौकर हैं और 1000 किन्नर भी हैं, लेकिन हम सर्वेंट्स गर्ल हैं जो कि सबसे नीचे हैं और हमारी यहाँ पर कोई अहमियत नहीं है और हमें यहाँ पर अपनी गलती के लिए मौत की सजा भी दी जा सकती है। जिसके बाद माओ माओ बताती है कि यहाँ पर जितने भी सर्वेंट हैं वो सब अनपढ़ हैं, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता और उन्हें यहाँ के तौर तरीके सिखाए जाते हैं ताकि वो काम करना सीख जाएं। अब हम माओ माओ को देखते हैं वो बाकी सर्वेंट्स के साथ मिलकर कपड़े धो रही होती है। जिसके बाद एक दूसरी सर्वेंट उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि क्या तुमने सुना है कि इस महल के सेंट्रल एरिया के अंदर एक खूबसूरत किन्नर है जिसकी खूबसूरती के चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं, क्या तुमने उसके बारे में सुना है। अब हमें महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उसी किन्नर को देखते हैं। वो लेडी लुहिया के कमरे में होता है और वहाँ पर एक वैद्य भी होता है जो कि लेडी लुहिया के बच्चे की जांच कर रहा होता है क्योंकि वो बच्चा बीमार होता है। अब हम देखते हैं कि वो दूसरी क्वीन के पास जाता है और हम देखते हैं कि उस क्वीन के पास एक बच्ची होती है और वो बीमार होती है, लेकिन वो किन्नर वहाँ पर कह देता है कि अभी जो राजवैद्य हैं वो राजकुमार का इलाज कर रहे हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन सीन दिखाया जाता है माओ माओ का जो कि अपने एक सर्वेंट दोस्त के साथ बैठी होती है और वो उससे बात कर रही होती है। जहाँ पर माओ माओ की सर्वेंट दोस्त कहती है कि पक्का उन दोनों बच्चों के ऊपर शराब है, क्या तुमने इस बारे में नहीं सुना। तो माओ माओ कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो। और उससे कहती है कि हरम में पैदा होने वाले हर वारिस की मौत की कहानी की खबर बहुत तेजी से फैल रही है और वो उसे बताते हैं कि महाराज के अब तक 3 बच्चे हुए हैं और वो तीनों ही कमजोर पैदा हुए थे और जिसके बाद वो मर गए थे। जिसके बाद वो सर्वेंट कहती है कि क्या मिस्ट्रेस लिहुआ जिन्होंने राजा के बच्चे को जन्म दिया है अब वो महारानी कहलाएंगी क्योंकि राजा की तो कोई महारानी है नहीं। तो माओ माओ कहते हैं कि हाँ जाहिर सी बात है वही महारानी कहलाएगी। जहाँ पर वो सर्वेंट माओ माओ को बताती है कि लेडी लिहुआ भी अपने बच्चे के साथ साथ बीमार है, उन्हें सर दर्द, पेट दर्द और जी मिचलाने जैसी बीमारी होती है। यहाँ पर माओ माओ को ये अजीब लगता है। अब माओ माओ बार बार उसी बारे में सोच रही होती है कि उन्हें जी मिचलाना, सिर दर्द होना, तो वो सोचते हैं कि उन्हें जहर तो नहीं दिया गया है। जिसके बाद वो कहती है कि चलो एक बार जाकर देख ही लेती हूँ। अब माओ माओ अंदर चली जाती है और वो देखती है कि एक जगह पर भीड़ लगी हुई है क्योंकि लेडी लुहिया ने लेडी गोको को चांटा मार दिया होता है और वो उससे कहते हैं कि तुमने ही मेरे बेटे को नजर लगाई है, तुम उसे मरा हुआ देखना चाहती हो क्योंकि तुम्हारी तो एक बेटी पैदा हुई है। जहाँ पर लेडी ग्यूको कहती है कि तुम सोच समझ कर तो बोलो, मेरी बेटी खुद बीमार है। अब हम देखते हैं वहाँ पर वही किन्नर आ जाता है जिसका नाम मास्टर जिनसी होता है। अब माओ माओ सब समझ जाती है और वो कहती है कि अब दिक्कत यह है कि इन्हें मैं बताऊं कैसे। और वो सोचती है कि काश से कुछ लिखने के लिए मिल जाता। और जैसे वो वहां से जा रही होती है तो उसके बगल में से मास्टर जिनसी गुजरता है और वो उसे देख लेता है, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तब तक माओ माओ वहां से गायब हो जाती है। अब हमें खिड़की पर एक फूल रखा दिखता है जिसे लेडी लुहिया गिरा देती है और उस फूल के ऊपर एक कपड़ा भी बंधा होता है। अब हम देखते हैं कि लेडी लुहिया के बेटे की मौत हो जाती है। अब इन बातों को बहुत दिन बीत जाते हैं जिसके बाद लेडी ग्यू को मास्टर जिनसी को अपने पास बुलाती है और वो उसे वही कपड़ा देती है जिसके ऊपर कुछ लिखा होता है। और वो कहती है कि जब मैं अपनी बच्ची की जांच करवाने के लिए जा रही थी तो मुझे ये एक फूल से बंधा हुआ मिला जो कि खिड़की के पास पड़ा हुआ था और उसमें लिखा होता है कि सफेद पाउडर एक जहर है, उसे बेबी को छूने मत देना। जिसके बाद मास्टर जिनसी कहता है कि इस बारे में तो राजवैद्य को भी नहीं पता होगा। तो लेडी ग्यू को कहती है कि मुझे बताओ कि ये किसने भेजा है। जिसके बाद मास्टर जिनसी उस कपड़े को अपने पास रख लेता है। अब मास्टर जिनसी समझ जाता है कि ये वही था और उसे याद आ जाता है कि उसके पास से कोई गुजरा था। जिसके बाद वो सभी मैटर्स को बुलवाने का ऑर्डर देता है। अब मास्टर जिनसी वहां पर आता है और वो पेपर के ऊपर कुछ लिखता है। जिसके बाद उस पेपर को उन सर्वेंट गर्ल को दिखाता है जिसमें से बस माओ माओ होती है जिसे पढ़ना आता है और वो उसे पढ़ लेती है। जिसके बाद वो चौंक जाती है क्योंकि उस पेपर के ऊपर लिखा होता है जिनके पास दिल हो वो यहीं रुक जाएं। और उसके रिएक्शन को देखकर मास्टर जिनसी को पता लग जाता है और वो बाकी सारे सर्वेंट्स को भेज देता है। अब मास्टर जिनसी उसे अपने साथ लेकर लेडी ग्यूको के पास पहुंच जाता है। अब लेडी ग्यूको माओ माओ से कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि तुमने हमें बचा लिया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जिसके बाद माओ माओ कहते हैं आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मास्टर जिनसी उसे वही कपड़ा दिखाता है जो कि माओ माओ ने लिखकर छोड़ा था और फिर वो उससे कहता है कि तुमने ही लिखा है ना। तो माओ माओ वहां पर झूठ बोलती है और वो कहती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन मास्टर जिनसी कहता है कि ये सर्वेंट्स का कपड़ा है
और ये उन्हीं के पास होता है जो कि कपड़ों का काम करते हैं, जैसे कि तुम जो कि कपड़े धोती है। जिसके बाद मास्टर जिनसी उससे पूछता है कि तुमने ये कपड़ा वहाँ पर क्यों छोड़ा था। तो मामा वहाँ पर सच बताती है और वो कहती है कि मैं एक समय पर अपोथेकरी थी। अपोथेकरी यानी कि वो जिसे औषधियों का ज्ञान होता है, क्योंकि वो पहले दवाइयाँ बनाती थी। और वो बताती है कि मैं समझ गई थी कि ये सब उस पाउडर की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो पाउडर पहले भी मैंने देखा है जो कि बहुत सारी लड़कियां मेरे सामने इस्तेमाल करती थी। और वो अपनी रेड लाइट एरिया की कहानी बताती है जहाँ पर वो लड़कियां खूबसूरत दिखने के लिए उस पाउडर का इस्तेमाल करती थी। जहाँ पर लेडी ग्यू को कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे देखना चाहिए था कि मैं अपने बच्चे को क्या दे रही हूँ। और मास्टर जिनसे भी वहाँ पर कहते हैं कि मेरी भी बहुत बड़ी गलती है, अगर मुझे पहले ही इस बारे में पता चल जाता तो मैं राजकुमार को बचा सकता था। जिसके बाद मामा वहाँ पर पूछते कि महारानी मैं अब आपके क्या काम आ सकती हूँ। जिसके बाद मिस्ट्रेस ग्यू को मामा से कहते हैं कि आज से तुम मेरी लेडी इन वेटिंग हो। और फिर मामा वहाँ से चली जाती है और वो इस बात को सोच सोचकर बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो सोचते हैं कि वो यहाँ पर कैसे फंस गई। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ सैनिकों को देखते हैं जो कि एक जगह पर कैंप लगाकर बैठे होते हैं और वो अपना खाना खा रहे होते हैं। लेकिन तभी कुछ सैनिक बेहोश होकर गिरने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस खाने के अंदर जहर है। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो।